हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टूडेंट नोट्स। आज हम पढ़ेंगे GIGW गाइडलाइंस फॉर इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट्स के नेक्स्ट पार्ट में रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ गवर्नमेंट वेबसाइट्स स्टेक होल्डर्स। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि अगर आपको एज अ पर्सन एक वेबसाइट बनाना हो, एक वेबसाइट रन करना हो, तो आपको किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। और उसके बाद हम ये समझेंगे कि गवर्नमेंट वेबसाइट्स में कौन कौन से स्टेक होल्डर्स होंगे। और उसके बाद हम ये पढ़ेंगे कि उन स्टेक होल्डर्स की रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी। तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर आपको अपना एक वेबसाइट बनाना है तो सबसे पहले तो आपको कंटेंट की ज़रूरत होगी कि आप उस वेबसाइट में क्या चीज़ शो करना चाहते हैं, कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं। ठीक है, तो वो सारे कंटेंट आपके पास होने चाहिए। दूसरी बात, आपको डिज़ाइन करना होगा। डिज़ाइन करने का ये मतलब है कि आपने जो कंटेंट सोचा है उसको एक वेब पेज में वो किस तरह से दिखेगा या उसकी कोडिंग किस तरह से होगी। तो ये पूरा डिज़ाइनिंग वाला पार्ट वो भी आपको करना पड़ेगा। और तीसरी चीज़ होगी डोमेन एंड होस्टिंग। अब बेसिकली डोमेन और होस्टिंग क्या होता है कि आपको अब अपने वेबसाइट के लिए एक नाम चाहिए, ठीक है, एक एड्रेस चाहिए। और उस एड्रेस के बाद आपको आपकी जो वेबसाइट से रिलेटेड फाइल्स हैं उनको रखने के लिए जो इंटरनेट है, जो वेबसाइट जो वेब है, वहाँ पे एक जगह चाहिए। ठीक है, और ये इसके लिए आपको एक सर्विस प्रोवाइडर की ज़रूरत होगी। तो अगर आप खुद से अपना वेबसाइट बनाना चाहें तो कंटेंट आप खुद क्रिएट कर सकते हैं। डिज़ाइन भी अगर आपको आता है वेब डिज़ाइनिंग तो ये भी आप खुद कर सकते हैं। लेकिन जो डोमेन और होस्टिंग है उसके लिए आपको एक सर्विस प्रोवाइडर की ज़रूरत होगी। लेकिन अगर आपको डिज़ाइनिंग नहीं आती या फिर अगर आप प्रोफेशनली डिज़ाइन कराना चाहते हैं तो कंटेंट आप खुद करेंगे, मतलब कंटेंट आप खुद बनाएंगे। ये आप खुद डिसाइड करेंगे कि आपके वेबसाइट में कौन कौन सी चीज़ें शो होंगी या कौन कौन सी सर्विसेज उसमें प्रोवाइड की जाएंगी। डिज़ाइनिंग आप किसी दूसरे सर्विस प्रोवाइडर से, किसी एजेंसी से जो वेब डिज़ाइनिंग करती हो और उसको मेंटेन करती हो, उनसे करवा सकते हैं। और डोमेन और होस्टिंग के लिए आपको एक तीसरे सर्विस प्रोवाइडर की ज़रूरत तो है ही है। तो बेसिकली अगर गवर्नमेंट के वेबसाइट्स की बात करें तो यहाँ ये तीनों अलग अलग पार्टीज़ होती हैं, तीनों अलग अलग स्टेक होल्डर्स होती हैं। और इन्हीं के रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो कंटेंट है वो होगा डिपार्टमेंट का। जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है वो ये डिसाइड करेगी कि उनके वेबसाइट में कौन कौन से कंटेंट होगा, कौन कौन से सर्विसेज प्रोवाइडेड होंगी। ठीक है, तो और दूसरी चीज़ है डिज़ाइनिंग। इसके लिए एक डिज़ाइनिंग एजेंसी होगी जो उस वेबसाइट को डिज़ाइन करेगी और उसको मेंटेन करेगी। मतलब अब डिपार्टमेंट और एजेंसी के बीच में है कि जब भी कोई चीज़ अपडेट करना है तो डिपार्टमेंट इस चीज़ को उस एजेंसी को फॉरवर्ड करेगी और वो एजेंसी वेबसाइट में उसको अपडेट करेगी। तो ये हो गया। और तीसरा चीज़ जो है डोमेन एंड होस्टिंग, इसके लिए भी आपको एक सर्विस प्रोवाइडर की ज़रूरत पड़ेगी। तो बेसिकली हमारे पास अगर गवर्नमेंट वेबसाइट्स की बात करें तो तीन स्टेक होल्डर्स होंगे। सबसे पहला होगा द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, दूसरा है एजेंसी जो वेब डेवलप कर रही है या वेब डिज़ाइन कर रही है और उसको मैनेज कर रही है, मेंटेन कर रही है, और तीसरा होगा डोमेन एंड होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर्स। तो आइए एक एक करके समझते हैं इन तीनों स्टेक होल्डर्स की रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी इन कंटेक्स्ट ऑफ गवर्नमेंट वेबसाइट्स। सबसे पहला स्टेक होल्डर है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। मतलब जिस डिपार्टमेंट की वेबसाइट की हम बात कर रहे हैं उस वो सबसे पहला स्टेक होल्डर होगा। तो आइए समझते हैं कि किसी भी वेबसाइट के लिए उस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी जिसका वो वेबसाइट है। सबसे पहली बात ये कि वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अपने जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के किसी ऑफिसर को वेब इंफॉर्मेशन मैनेजर नियुक्त करेगी। उसके बाद क्या होगा कि अब उस वेबसाइट से रिलेटेड जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उस WIM वेब इंफॉर्मेशन मैनेजर की होंगी। इसमें सबसे पहला है पॉलिसीज़ टू हैंडल लीगल एस्पेक्ट्स। मतलब वो WIM लीगल एस्पेक्ट्स को हैंडल करने के लिए पॉलिसीज़ अप्रूव करेगा कि हमें अपने वेबसाइट में जो लीगल एस्पेक्ट्स हैं, जैसे कॉपीराइट हो सकता है, प्राइवेसी पॉलिसी हो सकता है, हाइपर लिंकिंग हो सकता है, तो इन चीज़ों को मेंटेन करने के लिए, इनको मैनेज करने के लिए कौन सी पॉलिसीज़ हमें अप्लाई करनी है, इनको वो अप्रूव करेगा। दूसरी बात है इसमें पॉलिसीज़ टू हैंडल इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ वेबसाइट। मतलब आपके वेबसाइट का इफेक्टिव मैनेज करना है आपको। जो GIGW के गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो करना है। तो उसमें कंटेंट आपको रिव्यू करना पड़ेगा।
ठीक है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो इसके लिए जो पॉलिसीज़ हैं वो भी WIM ये पॉलिसीज़ को अप्रूव करेगा। इसके बाद इसमें कहा गया कि मॉनिटरिंग एंड कंटिजेंसीज, मतलब आपका वेबसाइट, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि एक बार आप बना के छोड़ देंगे, तो कंटिन्यूसली उसको मॉनिटर करना और कोई भी कंटिजेंसीज अगर आ जाती हैं तो उनको कैसे हैंडल करना है, ये भी वेब इंफॉर्मेशन मैनेजर इंश्योर करेगा। और लास्ट इसमें कहा गया दैट इफेक्टिव प्रमोशन ऑफ द वेबसाइट, जो भी गवर्नमेंट का वेबसाइट है उसको आपको प्रमोट भी करना है, उसको आपको लोगों तक पहुंचाना भी है, तो वो आप कैसे इफेक्टिवली अपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के वेबसाइट को प्रमोट करेंगे, ये भी वेब इंफॉर्मेशन मैनेजर का काम है। सो दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द वेब इंफॉर्मेशन मैनेजर, या ये कहें कि दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अगला स्टेक होल्डर है डेवलपिंग एंड मेंटेनिंग एजेंसी, मतलब जो एजेंसी उस वेबसाइट को डेवलप कर रही है, उसको डिज़ाइन कर रही है और उसको मेंटेन कर रही है। कहने का ये मतलब है कि जब भी उस वेबसाइट में कोई चेंज होना है तो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इस एजेंसी को इन्फॉर्म कर देती है और वो एजेंसी उसमें जो भी चेंजेस करने हैं वेबसाइट में वो चेंजेस कर देते हैं। तो ये इस एजेंसी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी उस वेबसाइट को लेके। सबसे पहली बात तो ये दैट जितने भी कंटेंट हैं वो यूनिवर्सली एक्सेसिबल होने चाहिए। आपके वेबसाइट में जितने भी कंटेंट हैं वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं दिख रहा है कुछ लोगों को नहीं दिख रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, यूनिवर्सली एक्सेसिबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये पहली चीज़ है जो इसको ध्यान में रखना है। दूसरी बात यह है दैट गवर्नमेंट आइडेंटिटी एंड लिनेज, मतलब आपके जो गवर्नमेंट वेबसाइट हैं उसको देख के क्लियरली पता चलना चाहिए कि ये गवर्नमेंट का वेबसाइट है, ये किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का वेबसाइट नहीं है। तो आपको जो नेशनल एम्बलम हो गया और नेशनल फ्लैग हो गया, ये सब दिखा के अच्छे से शो करना है क्लियरली कि ये गवर्नमेंट का वेबसाइट है। इसके बाद नेक्स्ट है प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम कंटेंट, मतलब GIGW ने जो गाइडलाइंस हैं उसने जो मिनिमम कंटेंट प्रिस्क्राइब्ड किया है कि इतनी चीज़ें वेबसाइट में होनी ही चाहिए। ठीक है, तो अब ये एजेंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं कि उतनी मिनिमम चीज़ें उस वेबसाइट में होनी चाहिए। सो ये 3 चीज़ें हैं जो उस मेंटेनिंग या डेवलपिंग एजेंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। लास्ट में है होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर, मतलब आपका वेबसाइट क्योंकि अब लाइव है तो उसको इंटरनेट में एक स्पेस मिला हुआ है और वो स्पेस जो प्रोवाइड कर रहा है दैट इज़ द होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर। तो ये समझते हैं कि गवर्नमेंट वेबसाइट्स के लिए होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर की क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। सबसे पहली बात इसमें कहा गया दैट मल्टी लेयर सिक्योरिटी, क्योंकि अब आपका वेबसाइट लाइव है, उसको एक स्पेस मिला हुआ है इंटरनेट में और वो होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर ने दी हुई है, तो उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना भी होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर का काम है। तो मल्टी लेयर सिक्योरिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक सिंगल कोड किसी ने अनऑथराइज तरीके से ब्रेक कर ली और उसको आपके वेबसाइट का एक्सेस मिल गया, एक्सेस इन द सेंस उसने हैक कर लिया, तो ये ना हो, इसलिए मल्टी लेयर सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। दूसरी बात है इफेक्टिव एंड रेगुलर बैकअप्स। ठीक है, बैकअप्स की इंपॉर्टेंस के बारे में यहाँ नहीं चर्चा करेंगे, आप सबको पता ही है। तो रेगुलर और इफेक्टिव बैकअप्स ये लेता रहेगा। ठीक है, सो दैट कभी भी ज़रूरत पड़े तो हम उस बैकअप को यूज़ कर लें। एंड द लास्ट वन इज़ डिज़ास्टर रिकवरी, इन केस कभी भी कोई मिसहैप हो जाए, आपका वेबसाइट डेटा लॉस हो गया, हैक हो गया, कुछ भी होता है इस तरह का कुछ, तो उसको कैसे रिकवर करेंगे, कैसे उसको हम हैंडल करेंगे, ये काम भी आपका जो होस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर है इसके पास प्रॉपर पॉलिसी होनी चाहिए। सो किसी भी गवर्नमेंट वेबसाइट्स को रन करने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, उसको हैंडल करने के लिए 3 स्टेक होल्डर्स होते हैं जो आपस में कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं। और आज के वीडियो में हमने ये देखा कि उनकी क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं सो दैट वो गवर्नमेंट वेबसाइट प्रॉपरली और इफेक्टिवली रन हो सके और साथ ही जो GIGW की गाइडलाइंस हैं उनको भी वो फॉलो कर सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।